नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपने विश्व के भूगोल के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही थी, जिसमें हमने जो है पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के बारे में जो जानने के जो स्रोत हैं वो चल रहे थे, जिसमें अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जो प्रमाण हैं, ग्रहाणु जो संकल्पना है या ज्वारीय संकल्पना है, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसी के साथ साथ हमने जो है अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे घनत्व, दबाव और तापमान के बारे में भी चर्चा कर ली थी। इसके बाद हम जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए पढ़ेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत। किस प्रकार के स्रोतों की चर्चा करेंगे हम प्रत्यक्ष स्रोत। तो दोस्तों, अपने अगर प्रत्यक्ष स्रोतों में अगर हम चर्चा करें तो प्रत्यक्ष स्रोत है कौन कौन से, तो इसमें विशेषता मैंने पहले ही आपको बता दिया था। जो ज्वालामुखी और जो भूकंप विज्ञान है वो किस में आता है, आपके प्रत्यक्ष स्रोतों में आता है। कौन कौन सा आता है इसमें, ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान। लेकिन ध्यान रखना, एनसीईआरटी जो है वो आपके ज्वालामुखी को अप्रत्यक्ष प्रमाण मानती है। एनसीईआरटी जो है ज्वालामुखी को क्या मानती है, आपके अप्रत्यक्ष प्रमाण मानती है। तो दोनों का विशेषता आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने है ज्वालामुखी। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि ये जो है इससे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की लगभग ज्वालामुखी से हमें 750 किलोमीटर तक की जानकारी मिलती है। आंतरिक भाग में अपने कितने किलोमीटर की जानकारी मिलती है, लगभग 750 किलोमीटर तक की हमें जो है इससे क्या मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है। ठीक है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है लगभग हमें जो है 750 किलोमीटर तक की ही जानकारी मिल सकती है। इसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी के जरिए जो मैग्मा बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, मैग्मा जो बाहर निकलता है वो मैग्मा आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगभग 750 किलोमीटर की गहराई तक ही निकलता है। लेकिन हमने देखा है कि जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो पृथ्वी का केंद्र कितना है, 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्र कितना है, 6371 किलोमीटर है। लेकिन जो मैग्मा है वो मात्र 750 किलोमीटर से ही निकलता है। इसीलिए हम ये जो है पृथ्वी के आंतरिक जो है भाग को जानने के एक प्रमुख स्रोत में हम देख सकते हैं किसको, ज्वालामुखी को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले किसकी चर्चा की है, हमने ज्वालामुखी के बारे में चर्चा की है। अब ज्वालामुखी के बाद जो दूसरा स्रोत है आपके भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान, भूकंप हेडिंग डाल लीजिए आप, भूकंप विज्ञान। जो भूकंप विज्ञान है इसको सिस्मोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है वो 3 प्रकार की जो है, जो सिस्मोग्राफ जो है जो भूकंप का पता लगाता है एक तरह से। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ जो है वो 3 प्रकार से भूकंपीय तरंगों का क्या करता है, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करता है। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ है वो 3 तरह की जो है वो भूकंपीय तरंगों का आपके अध्ययन करता है। और वो 3 तरह की जो तरंगे हैं वो है कौन कौन सी, देखो पहले इसे मैं आपको इन तीनों तरंगों के बारे में एक साथ ही बता देता हूँ भी किस तरह से ये अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर बनाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी का इस तरह से भाग बना दिया मैंने आपके सामने इस तरह से। ठीक है, तो क्या है कि ये भूकंप का, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी का केंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की क्या है, ये ऊपरी सतह है। ये समझ में आ गया होगा, ऊपरी सतह है। ठीक है, ये जो है ये भाग, ये बोला जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से इस तरह से जो है
2 प्रकार की जो तरंगे हैं वो आपके बाहर निकलती है इस तरह से। ठीक है, कितने प्रकार की तरंगे? 2 प्रकार की तरंगे हैं, इस तरह से ऊपर उठती है, इस तरह से बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे कहलाती है? एस तरंगे कहलाती है। ये कौन सी तरंगे हैं? एस तरंगे कहलाती है। ठीक है, पी और एस तरंगे जो है ये जो है ये 2 एस तरंगे हैं, और दूसरी एक तरंग और कौन सी है? कौन सी? ये जो तरंग है उसका नाम क्या है आपके? पी तरंग। कौन सी? पी तरंग। ठीक है, पी और एस तरंग जहां जिस क्षेत्र में जो है टकराती है, ठीक है, या भूपृष्ठ पर जिस क्षेत्र में टकराती है वहां पर एक केंद्र का निर्माण होता है, या जहां टकराएगी उसे क्या बोला जाएगा? अधिकेंद्र बोला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। जब पी और एस तरंगे जो है भूपृष्ठ पर जो है टकराती है तो एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, जब ये दोनों तरंगे जो है यहाँ पर भूपृष्ठ पर टकराएगी तो इनसे जो है एक तीसरी तरंग का जो है वो क्या होगा? निर्माण होगा, जो पृथ्वी जो है भूपृष्ठ पर इस तरह से जो है वो क्या है? विस्तृत फैल जाएगी, या फिर इस तरह से जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह के आसपास। ठीक है ना, तो ये इस तरह से तीसरी तरंग जो है वो भूपृष्ठ पर इस तीसरी तरंग का क्या होगा? एक तरह से निर्माण होगा, और ये जो तीसरी तरंग बनेगी उस तीसरी तरंग का नाम जो है वो क्या है? एल तरंगे हैं। ठीक है, ये तीसरी तरंग जो उत्पन्न होती है वो कौन सी कहलाती है? एल तरंगे कहलाती है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता ही दिया कि जब ये तरंगे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है भूपृष्ठ की तरफ बढ़ती है, या जिस स्थान पर ये टकराती है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जब ये टकराएगी तो इससे एक नई तरंगे उत्पन्न होगी, जिस तरंगों का क्या नाम है? एल तरंगे कहते हैं। ठीक है, एक नई तरंग जो है उत्पन्न होगी वो कौन सी कहलाएगी? आपके एल तरंगे कहलाएगी। इस तरह से आपको इतना ध्यान में रखना है भी कौन कौन सी ये तरंगे हैं। तीनों तरंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया, एस तरंगे हैं, पी तरंगे हैं और एल तरंगे हैं। अब हम इन तीनों तरंगों को अगर अलग से अध्ययन करें भी, अगर हम एस तरंगों को अलग से पढ़ें, पी तरंगों को अलग से पढ़ें, तो किस तरह से? देखो, एक तो आप पी तरंग जो है इसके अन्य नाम देख लेना भी, ये जो है इनको प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। किनको कहते हैं? पी तरंगों को। ठीक है, और इन्हें जो है अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूपृष्ठ पर जो है वो क्या है कि पहले पहुंचती है। ठीक है, भूपृष्ठ पर पहले पहुंचती है, इसीलिए इनको किसकी संज्ञा दी है? प्राथमिक तरंगे। एस तरंगे जो हैं इनको एक तो द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। कौन सी तरंगे कहा जाता है? इनको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, और इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। क्या कहा? कौन सी कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। क्योंकि मैं इन तीनों की जो है आपके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ इन तरंगों की जो है मैं आपको गति बताऊंगा, किस तरह से ये जो है प्रवाहित होती है, किस तरह से चलती है ये। ठीक है, इनको जो है एक नाम और दिया गया है, गौण तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गौण तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ये जो अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं या फिर जो प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगों की तरह जो है व्यवहार करती है। किन तरंगों की तरह है? ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। कौन सी तरंगे हैं? जो पी तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, और इन पी तरंगों की जो गति है, किनकी? पी तरंगों की जो आपकी गति है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कौन सी तरंगों की गति? पी तरंगों की। और ये जो पी तरंगे हैं वो किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकती है। कौन सी तरंगे? आपके पी तरंगे किसी भी माध्यम से क्या है कि प्रवाहित हो सकती है। किसी भी कैसे भी ठोस माध्यम से भी प्रवाहित हो सकती है, ये द्रव माध्यम से भी प्रवाहित हो सकती है, और गैसीय माध्यम से भी प्रवाहित हो सकती है। कौन सी तरंगे हैं? पी तरंगे। ठीक है, और इसमें इनकी गति सर्वाधिक रहेगी, इनमें कम रहेगी, और इसमें जो है सबसे कम रहेगी गैसीय अवस्था में। ठीक है, इनकी गति क्या है? कम रहेगी। इसमें सर्वाधिक रहेगी आपके, इसमें थोड़ी कम रहेगी, और इसमें सबसे कम इनकी क्या रहेगी? गति रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना
ठीक है। और अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम भी प्रवेश करती है तो ये थोड़ी सी विचलित भी हो जाती है। मैं आपको डायग्राम के जरिए इनको बताऊंगा किस तरह से विचलित होती है। ठीक है, द्वितीय तरंगे अब अपनी थोड़ी सी एस तरंगों की चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय तरंगे कहा जाता है इनको ही अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, इनको ही गौण तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों की जो गति है, एस तरंगों की जो गति है वो आपके 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना, औसत गति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसकी? औसत गति की। और ये जो है ये ध्वनि तरंगों की तरह कार्य करेगी, ये जो है ये प्रकाश तरंगों की तरह कार्य करती है। कौन सी तरंगों की तरह है? प्रकाश तरंगों की तरह कार्य करती है। और ये केवल ठोस माध्यम में ही प्रवाहित होती है। किस माध्यम में प्रवाहित होती है? ये केवल है ठोस माध्यम में ही प्रवाहित होती है। कौन सी तरंगे ठोस माध्यम में प्रवाहित होती है आपके? तो मैंने आपको बता दिया, एस तरंगे जो है ठोस माध्यम में ही प्रवाहित होती है। ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगे जो है, इसका कारण ये है कि क्योंकि इसमें जो कणों का दोलन है वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है। कणों का दोलन जो है वो तरंग की दिशा क्या होता है? लंबवत होता है, इसीलिए इनको जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है। और ये जो एस तरंगे हैं, इनके विलुप्त होने से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है पूर्णतः क्या है? ठोस नहीं है। इनके विलुप्त होने से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये जो है पूरा भाग ठोस होता, आंतरिक भाग ठोस होता तो ये प्रवाहित होती, लेकिन ये ठोस माध्यम तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन बाकी माध्यमों में जो है ये क्या है कि विलुप्त हो जाती है। तो इसीलिए इनके विलुप्त होने से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूर्णतः ठोस नहीं है। अब किस तरह से, देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, इस तरह से आप देख लेना। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। वैसे आप इतना मैटर जो है लिख लीजिएगा और उसी के साथ साथ ये चित्र बना लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पी तरंगों का चित्र जो है बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से, कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये मान लो आंतरिक भाग से जो है कौन सी तरंगे उत्पन्न हुई? पी तरंगे उत्पन्न हुई। ठीक है, कौन सी तरंगे उत्पन्न हुई? पी तरंगे उत्पन्न हुई। ठीक है, मान लो ये यहां से पी तरंगे उत्पन्न हुई। ठीक है, अब जो है पी तरंगे इस तरह से मान लो प्रवाहित हो रही है। ये आपके 11वीं क्लास में इस तरह से चित्र बना हुआ है, 11वीं क्लास की जो भूगोल की किताब है उसके अंदर इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये मान लो दूसरे माध्यम से जैसे ही प्रवेश करेगी पी तरंगे, दूसरे माध्यम से जैसे ही प्रवेश करेगी, ये थोड़ी सी इनकी दिशा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ठीक है, यहां से थोड़ी सी दिशा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। जैसे मान लो यहां पर इन्होंने प्रवेश किया तो थोड़ी सी दिशा इनकी क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस तरह से इन्होंने यहां से प्रवेश किया, थोड़ी सी दिशा इनकी क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये जो मान लो यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर एक छाया जो है, छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 103 डिग्री, ठीक है, पी तरंगे है ये, और यहाँ पर 143 डिग्री के मध्य, 103 डिग्री और 143 डिग्री के मध्य जो है वो क्या है कि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इधर ही ऐसा ही होता है भी, एक तो 103 डिग्री और एक 143 डिग्री, 143 डिग्री, इन दोनों के बीच के अंदर एक छाया क्षेत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन छाया क्षेत्र को पी तरंगों का क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंगों का क्या कहते हैं? इनको छाया क्षेत्र कहते हैं। इसको भी क्या बोलोगे? पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, पी तरंगों का क्या है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। भी आपको पता है कि जब ये तरंगे जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ये सारी सारी कौन सी तरंगे? आपके पी तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? पी तरंगे हैं। ठीक है, पी तरंगे हैं। अगर एस तरंगों का अगर मैं इसी में बता दूं, चलो इसका अपने अलग से एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं एस तरंगों का। ये लीजिए, तो यहां से मान लो ये एस तरंगे आपकी निकली। कौन सी तरंगे हैं? एस तरंगे यहां से निकली। ठीक है, और इसके बाद में जो है अन्य माध्यम है दूसरा, या केंद्र मान लीजिए। तो इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से ये प्रवाहित हो गई, लेकिन जैसे ही दूसरा माध्यम आया, दूसरे माध्यम में आते ही ये तरंगे क्या हो गई? आपके विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये तरंगे क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो ये जो है 103 डिग्री से लेकर यहाँ पर भी कितना? 103 डिग्री के मध्य एक छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। 103 से 103 के मध्य क्या होता है? एक छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे एस तरंगों का
क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, एस तरंगों का क्या है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग गति के हिसाब से प्रवाहित होती है। देखें अगर मैं आपको बताऊं इनकी गतियों के बारे में भी, ये किस तरह से प्रवाहित होती है। तो जैसे मान लो ये जो पी तरंगे हैं, ठीक है, पी तरंगों की जो गति है वो इस तरह से होती है। मैंने जो आपको बताया था ना अनुदैर्ध्य, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इनकी जो है अनुदैर्ध्य बताया था, इस तरह से जो है वो किसकी गति होती है? पी तरंगों की गति होती है। ठीक है, और जो एस तरंगे होती है उनकी गति की बात करें तो वो इस तरह से होती है, इस तरह से गति होती है एस तरंगों की। और जो एल तरंगे हैं वो आपको पता है बिल्कुल ही धीरे और धीरे चलती है, तो इस तरह से जो है उनकी गति इस तरह से लहरदार होती है। इनकी गति कैसे होती है? लहरदार होती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखना। बी एल तरंगों की गति लहरदार हो गई, इनकी कैसी हो गई है? जो है अनुदैर्ध्य हो गई, अनुप्रस्थ हो गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने पी और एस तरंगों के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद में पी और एस तरंगों के बाद में हम चर्चा करेंगे आपके एल तरंगों की। कौन सी तरंगों की? एल तरंगों की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एल तरंगे। कौन सी तरंगे? एल तरंगे। एल तरंगे। अगर एल तरंगों के बारे में आपको बताऊं तो एक तो इनको जो है उपनाम में बात करें तो उपनाम लिख लीजिए। इनके जो है नाम जो है कौन कौन से हैं? तो इनको स्थायी तरंगे कहा जाता है। एक तो क्या कहा जाता है? स्थायी तरंगे कहा जाता है इनको। इसी के साथ साथ इनको जो है लव तरंगे कहा जाता है। लव तरंगे कहा जाता है। इनका अफेयर वगैरह नहीं है कोई, ये जो है इनके नाम पर जो है कि ये जो लव है वो इनके खोज करने वाले थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इनको लव तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है विनाशकारी तरंगे कहा जाता है। कौन सी तरंगे कहा जाता है? इनको विनाशकारी तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इनको अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहा जाता है। कौन सी तरंगे कहा जाता है? अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, स्थायी तरंगे कहा जाता है, लव तरंगे, विनाशकारी तरंगे और अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहा जाता है। कौन सी तरंगों की चर्चा कर रहे हैं? हमें एल तरंगों की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये पृथ्वी के जो है ऊपरी सतह पर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऊपरी सतह पर क्या होती है? ये प्रवाहित होती है। ठीक है, इनकी गति जो है, गति भी मैंने आपको बताई दी थी, भी लहरदार तरीके से, इसीलिए इनकी जो गति है वो धीमी है। ठीक है, लहरदार तरीके से प्रवाहित होती है, तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रवाहित होती है। ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रवाहित होती है। और यह भी जो है तीनों माध्यमों में प्रवाहित हो सकती है, गैस, ठोस और द्रव, तीनों माध्यमों में ही प्रवाहित होती है। कौन सी तरंगे जो है? एल तरंगे आपके तीनों माध्यमों में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, लहरदार होती है, गति धीमी होती है। और एक चीज ध्यान रखना, धीमी गति है मतलब, धीमी गति है मतलब विनाशकारी तो है ही है। इसीलिए ये जो है इन जो तरंगों हैं इनको विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, इन तरंगों को विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ध्यान रखना। और ये जो है बाकी ये कंप्लीट हो ही चुका है। अब थोड़े से मैं आपको खोजकर्ता के बारे में वो आपको बता देता हूँ, किस तरह से जो है इनके खोज वगैरह करता कौन थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके पी तरंगों के खोजकर्ता। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं पी और एस तरंगे। ठीक है, पी और एस तरंगों के खोजकर्ता जो है, पी और एस तरंगों के खोजकर्ता जो है वो कौन है? ओल्डहम। इनके उप एक तरह से जो है जैसे अपने बोलते हैं ना उप विभाग है, भी इनके भी भाग है एक तरह से। जैसे मान लो कि कोई भी जैसे महाद्वीप से टकराती है जब ये पी तरंगों की बात करें या जो एस तरंगों की बात करें, तो ये जैसे कोई महाद्वीपीय भाग से टकराती है तो क्या है कि इन टकराने के बाद जो है इनकी गति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा तो एक नए प्रकार की तरंगे उत्पन्न होगी। ठीक है, जिनको इन्होंने नाम दिया है पीजी तरंगे और एसजी तरंगे।
ठीक है, पीजी तरंगे, एसजी तरंगे। महाद्वीपों जो है, महाद्वीपों के अंदर जो ग्रेनाइट प्लेटें होती है उनसे टकराने के बाद इनकी गति में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो इस तरह से जो है, जैसे मान लो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बता ही देता हूं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये मान लो ये भाग किसका है, महाद्वीप का है। इस तरह से जो है ये तरंगे जा रही है, मान लो, ठीक है, क्या है, तरंगे जा रही है। तो यहाँ पर जो है ग्रेनाइट है, ठीक है, महाद्वीपों में क्या है कि ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानी है, इनसे जैसे ही टकराएगी तो इस तरह से जो है एक नई तरंगी उत्पन्न हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो महाद्वीपीय भाग है या पृथ्वी के अंदर का भाग है उसमें बासाल्ट चट्टानें होती है। कौन सी चट्टानें हैं, बासाल्ट से। जब ये बासाल्ट से टकराएगी तो टकराने के बाद में पी स्टार या एस स्टार तरंगों का उत्पन्न हो जाएगी। वो तीसरा भाग है इनका, कौन सा, पी स्टार और एस स्टार, ठीक है, तरंगे उत्पन्न होगी भी। ये यहाँ से महाद्वीपों के कौन किससे टकराएगी, ग्रेनाइट की प्लेटों से टकराएगी, ठीक है, महाद्वीप ग्रेनाइटी प्लेटों से टकराएगी। टकराने के बाद में जो है एक नई तरंग उत्पन्न होगी इस तरह से, ठीक है, और परिवर्तित होने के बाद नई तरंग उत्पन्न होगी जिसको क्या नाम दिया गया है, पीजी या एसजी तरंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है पृथ्वी के अंदर या आंतरिक भाग के अंदर, ठीक है, या फिर महासागरों के नीचे जो बासाल्ट चट्टानें होती है उनसे जब ये टकराएगी, बासाल्ट प्लेटों से जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद पी स्टार एस स्टार नई तरंगें और उत्पन्न हो जाएगी। तो तीनों के खोजकर्ता अलग अलग है। पीजी या एसजी तरंगों के जो खोज करता है उनको माना वो है आपके जेफरीज। कौन है, जेफरीज, ठीक है। और पी स्टार एस स्टार तरंगों के जो खोज करता है उनका नाम है कॉनरॉय।